हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इस चैनल का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है आज से। आई स्मार्ट से इसको चेंज कर दिया गया है सिविल्स मैस्ट्रो ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज। आई होप आपको ठीक लगेगा ये। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है 750 मेगावाट एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन रेवा, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। और ये लार्जेस्ट सिंगल सोलर पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का और एशिया का एज वेल। एंड ये जो बनाया है कंपनी है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। एक जॉइंट वेंचर से बनी है दो कंपनीज के, दैट इज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए लोन प्रोवाइड किया है $30 मिलियन फॉर द इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। देन दिल्ली मेट्रो जो है वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर है एनर्जी की इस पावर प्लांट से। सोलर की बात आई है तो हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च हुई थी 2015 में, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडिया एंड फ्रांस। 120 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं और मोस्टली उनमें से सनशाइन कंट्रीज़ हैं। सनशाइन कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। और ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, दैट इज़ इन इंडिया। और इसका एम है टू डेवलप कोस्ट एफिशिएंट सोलर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं बोइंग, दैट इज़ अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है ये, जिन्होंने कंप्लीट की है डिलीवरी अपाचे और चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की इंडियन एयरफोर्स को। अपाचे की अगर बात करें तो मोस्ट एडवांस वेरिएंट इसका किया है, जो कि यूएस मिलिट्री भी इसको यूज़ करती है, यूएस एयरफोर्स AH-64E। अपाचे के बारे में देख लेते हैं। इसमें लेटेस्ट नेविगेशन, कम्युनिकेशन, सेंसर एंड वेपन सिस्टम है। इम्प्रूव्ड मॉडर्नाइज्ड टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन सिस्टम है जो कि डे नाइट और ऑल वेदर टारगेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद नाइट विजन नेविगेशन कैपेबिलिटी। देन कमांडर की नीड के हिसाब से ये एडजस्टेबल है, लाइक रिकनाइसेंस, सिक्योरिटी, पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड लीथल अटैक्स अक्रॉस माइरियड इन्वायरमेंट्स विद रिकन्फिग्रेशन। की रिकनाइसेंस का यहाँ पे मीनिंग है कि एनिमीज़ को लोकेट करना इन डिफरेंट लोकेशंस विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। देन सिक्योरिटी है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस और लीथल अटैक्स में भी ये अपने आप को रिकन्फिग्रेशन उस हिसाब से कर लेता है। देन चिनूक के बारे में देखते हैं। हैवी लिफ्ट है, टैंडम रोटर्स हैं, आपको पिक्चर में देख सकते हो, एक आगे रोटर लगा है और एक पीछे रोटर लगा है। ये जो है रोटर साइमल्टेनियसली काम करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टैंडम जो है, टैंडम कैसे काम करता है, आपने साइकिल देखी होगी जिसमें दो राइडर्स होते हैं, एक आगे राइडर होता है और एक पीछे राइडर होता है, और दोनों ही उसमें जो है फोर्स प्रोवाइड करते हैं, और सेम प्रिंसिपल पे ये चिनूक काम करता है। हेल्पफुल है ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में और डिज़ास्टर रिलीफ में। कार्गो एंड गुड्स कैरी कर सकता है वेइंग अप टू 9.6 टन्स। और कार्गो जो है मैन और मशीन्स लाइक आर्टिलरी गन्स और लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं दोनों ही ये सप्लाई कर सकता है। कैपेबल है हैवी कार्गो को ये फैरी कर सकता है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गए डिफ़िकल्ट टेरेन में। नेक्स्ट देखते हैं चाइनीज़ एम्बेसी है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि अननोन न्यूमोनिया जो है कजाकिस्तान में मिला है, जिसका कि डेथ रेट जो है वो मच हायर है कोविड-19 से, दैट इज़ कोरोना से। बट कजाकिस्तान अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने रिजेक्ट किया है चाइनीज़ एम्बेसी का क्लेम और बोला कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल न्यूमोनिया। कजाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। कजाकिस्तान जो है इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, नॉर्थ में रशिया है, ईस्ट में चाइना है, देन साउथ ईस्ट में है किर्गिस्तान, साउथ में है उज़्बेकिस्तान, देन साउथ वेस्ट में है तुर्कमेनिस्तान, और इसके साथ एक सी भी लगती है, दैट इज़ कैस्पियन सी। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कज़ाकिस्तान जो है उसका मंगोलिया के साथ बॉर्डर नहीं है। कज़ाकिस्तान और मंगोलिया में अराउंड 37 to 38 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो मंगोलिया के साथ बॉर्डर नहीं है, ये आपने याद रखना है।
कैस्पियन सी की बात करें तो कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं, बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ रशिया, देन कज़ाकिस्तान है, देन तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अज़रबैजान। इसका एक न्यूमोनिक मैं आपको देता हूँ, आप उसको याद कर सकते हो। तारीख, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अज़रबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कज़ाकिस्तान। और कज़ाकिस्तान की आपने कैपिटल याद रखनी है अस्ताना, ASTANA, अस्ताना। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट अनवील्स सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग सिस्टम फॉर स्किल्ड वर्कर्स। तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आसीम, दैट इज आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मीन सेल्फ रिलायंट, स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग सिस्टम। तो इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो एम्प्लॉय है उसकी भी यहाँ पे मैपिंग की जाएगी, मीन्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, और जो एम्प्लॉयर है उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी जाएगी स्किल्ड वर्कर्स की। प्लेटफॉर्म जो है ये डिपोजिटरी होगा, इसमें कि डेटा, ट्रेंड्स और एनालिटिक्स होंगे जो कि वर्कफोर्स मार्केट की डिमांड और स्किल्ड वर्कफोर्स की सप्लाई के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। देन कैंडिडेट इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें आएगी, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन से, और जो बाकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की डिफरेंट स्कीम्स हैं मिनिस्ट्रीज़ की, वो भी इसमें इंक्लूड होंगी, इंक्लूडिंग फ्लैगशिप प्रोग्राम दैट इज़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। वो भी इस प्रोग्राम में जो है डवटेल किया गया है, दैट इज़ इन सबको ऐड किया गया है। देन कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन जो है स्किल इंडिया मिशन और वेरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम से ऐड ऑन की जाएंगी, मैंने आपको बता दिया है। देन कन्वर्जेंस होगा और कोऑर्डिनेशन किया जाएगा डिफरेंट स्कीम के साथ और प्रोग्राम्स के साथ जो भी इससे रिलेटेड हैं, विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ई मैनेजमेंट सिस्टम्स। क्लियर? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है बेसिकली ये एक स्किल ट्रेनिंग स्कीम है अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लॉन्च्ड इन 2015। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। देन इसका मेन एम क्या है कि स्किल ट्रेनिंग करनी है किसकी? यूथ की, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और इसको अलाइन किया जा सके कंट्री की नीड के हिसाब से। देन इसमें सर्टिफिकेट ट्रेनिंग दी जाएगी, कॉलेज और स्कूल ड्रॉप आउट्स होंगे जो, या फिर जो अनएम्प्लॉयड हैं, एज़ पर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बाय ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स। ऑथोराइज्ड किए जाएंगे कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स जो इनको स्किल प्रोवाइड करेंगे और इनको एक सर्टिफिकेट भी उसके बाद में दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंट डाटा रिलीज़ किया है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें इन्होंने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बताया कि वो श्रैंक किया है, 34.7% हो गया है, जो कि पहले अप्रैल में 57.6% था। तो मई में कितना है? 34.7%, जो अप्रैल में था 57.6%। क्लियर? और जो अगर बात करें कि ये इतना डाउन क्यों आया है, तो जो फैक्ट्री आउटपुट है, आपको पता है कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से काफ़ी डाउन आया है। तो फार्मा को छोड़कर इसमें जो सारी मोस्टली इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो उनकी सबकी नेगेटिव ग्रोथ हुई है, इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग जो कि 39.3% है, माइनिंग 21% है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है 15.4% है। क्लियर? और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। पब्लिश्ड करता है इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की जो रिप्रेजेंट करती हैं 40% ऑफ वेट ऑफ आइटम्स इन दिस IIP डेटा। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें जो कवर करती हैं 40% ऑफ वेट IIP का, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल है, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइज़र्स। और आपका होमवर्क है, आपने देख के आना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो
किसका है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आईआईपी में 8 कोर सेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा शेयर किसका है। क्लियर। और आगे देखते हैं कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं इस डेटा को पॉलिसी मेकिंग में, और इससे जो है ग्रोस वैल्यू एडिशन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। और आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि आईआईपी का जो बेस ईयर है वो है 2011 टू 2012, जो कि पहले 2004-5 था। क्लियर। ये भी आपने याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व जो है ये रिकॉर्ड हाई पे है इस टाइम, $513.25 बिलियन है ये। और राइज जो है ये इसका रीज़न क्या है कि एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा फॉरेन पोर्टियो इन्वेस्टमेंट जो है ये बड़ी हैं, और डिक्लाइन हुआ है इंपोर्ट आउटफ्लोज का, कि इंपोर्ट जो है इंडिया ने कम किया है, और इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ा है। और इसके साथ ही जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो भी जो है कम हुए हैं, और जो कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है ट्रेड से, ये सब फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं इंडियाज़ के जो हाइक हुआ है फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व। देन क्या करता है ये मेन जो फॉरेक्स रिजर्व है, इट विल प्रोवाइड सम स्टेबिलिटी। जो ये हाइक हुआ है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इंडिया की रीलिंग इकोनॉमी, और स्ट्रेंथन करेगा रुपी की वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एफडीआई बता देता हूँ। एफडीआई का मतलब क्या है, इसका एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में एक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती है। तो इससे क्या होगा कि एक तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रही है वो कंपनी इंडिया में। दूसरा फिजिकल प्रेजेंस है कंपनी की। तीसरा यहाँ का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। देन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वो कंपनी देगी। तो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब फिजिकल प्रेजेंस हो कंपनी की और डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करती है किसी कंट्री की इकोनॉमी को। वेयर एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जगह क्या होता है कि पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी कंपनी की, बट जो फॉरेन कंपनी है वो स्टॉक्स, बॉन्ड और शेयर में किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है। इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो कोई फॉरेन कंट्री है, वो इंडिया की किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर परचेज करती है या उनमें इन्वेस्ट करती है, तो ये क्या किसका एग्जांपल होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या काम करता है, इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉरेन एक्सचेंज का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग है कि कोई भी जो सेंट्रल बैंक है किसी कंट्री का, जब वो फॉरेन फाइनेंशियल करेंसी जो है अपने पास मेंटेन करता है किसी अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए, लाइक 1991 में इंडिया के पास जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम था, तो इंडिया को काफ़ी दिक्कत आई। एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उस टाइम पे, दूसरा इंडिया के पास रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी नहीं थी जिससे वो दूसरी कंट्री से जो है प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सके या फिर दूसरी कंट्री से लोन ले सके। जैसे कि आपको पता है कि हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी की ज़रूरत होती है, जो कि यूएस डॉलर है। तो इंडिया को इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।